Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College Baudi. आज हम BA प्रथम वर्ष के अंतर्गत भौतिक भूगोल में इकाई 4 है ना, जो वायुमंडल के संगठन के बाद हम जो अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है सूर्यातप, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन इंसोलेशन। तो देखिए, इसमें अपने यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से प्रश्न आते हैं कि अभी सूर्यातप जो है क्या है ना, इसका पृथ्वी और सूर्यातप के बीच जो है कितना दूरी है ना, और इस पृथ्वी पर जो इस विशाल ऊर्जा का जो कितना हिस्सा हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। फिर वो आता है कि भाई सूर्यातप का जो वितरण है वो किस तरह से है ना, भूमध्य रेखा पर कैसा है, इसका वितरण ध्रुवों पर कैसा है, और इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तापमान क्या है, सूर्यातप क्या है ना, और इस तरह से पृथ्वी पर जो इसका ऊष्मा बजट जिसे हम कहते हैं वो कैसा है। ऊष्मा बजट को आपको संतुलित करना भी एग्जाम में प्रश्न दिया जा सकता है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं हम आज के इस टॉपिक के अंदर जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला ही प्रश्न ये है कि भाई सूर्यातप क्या है। तो देखो, इसको हम कह सकते हैं कि दो तरह से इसकी परिभाषा दे सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे वो बताना। देखो, एक तो है सूर्य से विकिरित होने वाली ऊष्मा को सौर विकिरण कहते हैं, या अगर आपको अच्छा ये नहीं लगे तो आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। क्या परिभाषा हुई? पृथ्वी सतह पर पहुंचने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। अच्छा, ये विकिरण कैसे पहुंचता है? यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। कैसे? लघु तरंगों के रूप में, है ना। और इस जो सौर विकिरण है ना, इस सौर विकिरण की अत्यंत ही सूक्ष्म मात्रा पृथ्वी सतह पर पहुंच पाती है। यह सूक्ष्म मात्रा ही पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। अच्छा, दूरी कितनी सूर्य से पृथ्वी की? देखिए, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अतः पृथ्वी को इस विशाल ऊर्जा का मात्र 2 अरबवा हिस्सा ही प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त इस न्यून ताप ऊर्जा के कारण ही धरातल पर सब जीवों का अस्तित्व संभव है, तथा इसी कारण धरातल पर संचार, पवन संचार, समुद्री धाराओं का प्रवाह तथा मौसम एवं ज्वालामुखी संबंधी परिवर्तन संभव होता है। देखिए, पृथ्वी का धरातल इस विकिरित ऊर्जा को 2 अरब प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से प्राप्त करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है कि भी सूर्यताप का जो वितरण बताइएगा, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ऐसा क्यों है, या आपके वितरण के बारे में क्या जानते। तो देखिए, पर सूर्य से पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला सूर्यातप सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। इसमें स्थानिक परिवर्तन पाया जाता है। ये विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। जो सूर्यातप सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ये इक्वेटर पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य किरणें सीधी पड़ती है। इसलिए सूर्यातप सब सर्वाधिक कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है, और ध्रुवों की ओर ये कम होता जाता है। सूर्य किरणें तिरछी पड़ती होगी वहाँ पर, है ना। ये ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर सूर्यातप की मात्रा ध्रुवों की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों जो निम्न अक्षांश होते हैं, अर्थात कर्क और मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्यातप अधिक होता है और मौसम भिन्नताएं कम होती हैं। इसका कारण यह है कि उष्ण कटिबंध में स्थित सभी स्थानों पर वर्ष में 2 बार सूर्य लांबिक चमकता है। शीतोष्ण कटिबंध कौन से हैं? मध्य अक्षांश, या ऐसे कह दीजिए 23.5 से 67.5 डिग्री अक्षांशों के बीच कौन शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं ना। तो देखिए, शीतोष्ण कटिबंध में सूर्यातप की मात्रा उष्ण कटिबंध से कम है और मौसमी भिन्नताएं अधिक है। अब देखिए, ध्रुवीय मंडल में कैसा है? नहीं, ध्रुवीय मंडल में जो सूर्यातप का विस्तार है वो दोनों ध्रुवों के चारों ओर ना 67 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है। वो ध्रुवीय मंडल है, 67 से ऊपर वाले, है ना। अब सवाल आता है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, हर साल आता है क्वेश्चन
कि भी धरातल पर सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कार्य क्या है ना। कभी आता है एग्जाम्स के अंदर बड़े क्वेश्चन में ऐसे टाइप में लिखने के लिए कि भी सूर्यताप के विकिरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करो या सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, इस तरह से आता है। तो देखिए कौन से कारक हैं उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए भूपृष्ठ पर सूर्यताप का विवरण बहुत से कारकों पर निर्भर है, जिनमें एक है सूर्य की किरणों का झुकाव, या हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का कोण, एक तरह से सूर्य किरणों का सीधा और तिरछा पड़ना, है ना, एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा है सूर्यताप पर वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का प्रभाव कैसे कि अभी वायुमंडल में मेघ है, आर्द्रता है, धूल कण आदि परिवर्तनशील दशाएं सूर्य से आने वाले सूर्यताप को अवशोषित, परावर्तित तथा प्रकीर्णन करती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्यताप में परिवर्तन आ जाता है। स्थल और जल का प्रभाव, ये भी देखना है। स्थल और जल का प्रभाव, दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि, है ना। अगला पॉइंट इसमें होगा ताप प्रभावित करने वाले कारकों में भूमि का ढाल, सौर कलंक जिसे सन स्पॉट्स कहते हैं, है ना, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवने आदि, है ना। अब सवाल आता है कि अभी इंसुलेशन में कि पृथ्वी का उष्मा बजट संतुलित कीजिए, एग्जाम में आता है। यानी वो कहता है कि अभी हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ बताइए, यानी पृथ्वी का उष्मा बजट आप समझाओ। तो हमें इसको समझाना होगा। ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल, आप समझने की कोशिश करना, मैथ्स टाइप है। देखिए कुल सौर विकिरण जो सूर्य से उत्पन्न वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी है, 100%। अब 100% हमारे पास आई है, वो वापस जाएगी भी, तो उसका बैलेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर एक, जैसे देखिए कि भी प्रकीर्ण और परावर्तन द्वारा वापस सौर विकिरण का हस्तांतरण होता है, वो कैसे होता है। तो देखिए बादलों से परावर्तन हुआ 27% का, फिर धरातल से परावर्तन हुआ 2% का, फिर शून्य से वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण 6% का। इस तरह से कुल जो है 35% आपके क्या हो गए, सौर ऊर्जा का वापस प्रकीर्ण और परावर्तन द्वारा हस्तांतरण हो गया। तो सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा टोटल 35 इकाई को क्या कहते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं, है ना। तो 100 में से 35 के पीछे क्या बचा, 65। तो शेष सौर विकिरण कितना हुआ, 65%। अब इसमें से वायुमंडलीय गैसें, धूलकण और जलवाष्प द्वारा अवशोषण हो जाता है 14 इकाइयों का। तो 65 में से 14 इकाई माइनस की पीछे बची 51। तो धरातल पर प्राप्त शेष सौर विकिरण कितना है, 51। तो हमारी पृथ्वी पर कितना सौर विकिरण आता है, वो 51% आता है। इसका लोग 49 बाकी कहाँ गया, उसमें से 50% का तो क्या हो गया, परावर्तन हो गया, और 14% का हो गया अवशोषण। तो शेष कितना बचा, 51%। तो हमारा धरातल पर आता है। अब क्या धरातल इन 51% को रखता है, नहीं, तो क्या होता है, तो धरातल इनको क्या करता है, हस्तांतरण कर देता है। तो धरातल से हस्तांतरण 51% हो जाता है। वो कैसे, तो एक तो होता है कि धरातल से विकिरण होता है 17%, सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है धरातल 17%, और एक वायुमंडल द्वारा बीच में अवशोषण हो जाता है, वो है वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो जाता है 34% का ना। तो इस तरह से 51 यूनिट हो गई। अब सवाल उठता है कि 51% हमारे धरातल को सौर विकिरण कितनी प्राप्त हुई, 51, और धरातल ने वापस हस्तांतरित कितनी कर दी, 51 ने ही इकाइयाँ कर दी। तो अब देखिए किस तरह से। तो इस प्रकार पृथ्वी पर सौर विकिरण से जितनी ऊष्मा साल भर में प्राप्त होती है, पृथ्वी उतनी ही ऊष्मा पार्थिव विकिरण के द्वारा अंतरिक्ष में वापस लौटा देती है। इसलिए पृथ्वी के औसत तापमान यानी 15 पॉइंट, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15.5 डिग्री सेल्सियस में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो आप बता सकते हैं एल्बिडो किसे कहते हैं। देखिए किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य विकिरण ऊर्जा का जितना भाग परावर्तन होता है ना, धवलता है, या एल्बिडो कहलाता है, एल्बिडो। तो अब आप बता सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी इकाइयाँ आती हैं सौर विकिरण की, 100। इन 100 में से क्या होता है
कि भी प्रकीर्ण और परावर्तन द्वारा हस्तांतरण हो गया, यानी बादलों से, धरातल से और शून्य से कितना 35% का हस्तांतरण। तो फिर कितनी बची लास्ट में पृथ्वी पर कितनी आएगी, है ना, 35 इकाइयाँ क्या होगी, पृथ्वी का एल्बिडो होगी, परावर्तित होगी। शेष विकिरण 65% में से 14% का वायुमंडलीय गैस, धूलकण और जलवाष्प द्वारा अवशोषण कर लिया बीच में ही, जो हमारी पृथ्वी पे आते नहीं है। तो धरातल पर प्राप्त शेष सौर विकिरण कितना रहेगा, 51। 51 का धरातल ने पुनः हस्तांतरण कर दिया 51 का ही। तो इस तरह से ये क्या हो गया, पृथ्वी का सौर विकिरण हो गया। तो इस तरह से पृथ्वी का औसत तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस है, उससे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल्बिडो किससे कहते हैं, तो किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा का जितना भाग परावर्तित होता है उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो कितना हुआ, हमने भी बात की थी, 35 इकाइयों का एल्बिडो हुआ था। सौर विकिरण की जो परावर्तित मात्रा है वो पृथ्वी का एल्बिडो कहलाता है ना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हम अगली क्लास में अगले टॉपिक